तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। पैतृक संपत्ति कई बार हमें विलंब से या कई बार हमें देर से क्यों मिलती है और कब मिल जाती है, ये कैसे जाने। जैसे आपके पूर्वजों की जो संपत्ति है उसके बारे में आपके दिमाग में कई बार ये ख्याल आते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रयास कर रहा हूं पर वो उसमें मेरी हार हो जाए। तो कब ऐसी स्थिति हो अगर कुंडली में, जहां अगर ये स्थितियां बन रही हों तो समझ लेना चाहिए कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति से कोई भी अलग नहीं कर सकता है और वो बिल्कुल आपके पास आकर के सट ही जाएगी। आप जो लड़ रहे हो या फिर आप जो किसी भी तरीके से अगर पैतृक संपत्ति के बारे में प्रयास कर रहे हो तो निस्संदेह वो आपको मिल जाता है। एक बात बताता हूं, एक बात है और वो ये है कि आपके जितने भी कर्म होने चाहिए वो आपके धर्म के अनुरूप होने चाहिए। उठने का, बैठने का, लिखने का, भोजन करने का, बात करने का, पूजा पाठ करने का, आपके नित्य कर्म जितने भी होते हैं। और यहां पे एक बात और बता देता हूं जो समझने वाली है। माता पिता की सेवा, सूर्य को अर्घ्य और अपने नित्य कर्म जितने भी प्रत्येक दिन हम कर्म करते हैं जो हमारे नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, उनके करने का कोई पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है और ना करने का दोष लगता है। माता पिता की सेवा करेंगे तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पर हां अगर नहीं करेंगे उनकी सेवा और उनको कष्ट देंगे उसका पाप भोगना पड़ेगा। जरा विचार दिमाग में रख लीजिएगा अच्छे से। नित्य कर्मों के पुण्यफल प्राप्त नहीं होते, पर हां निसंदेह उसके ना करने का दोष जरूर लगता है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के आखिरी हिस्से तक। आज के कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बड़ा अजीब है, बता देता हूं जल्दी से। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि जन्म कुंडली में शनि और मंगल के कारण आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिल जाती है। और बड़ी समझने वाली बात यह भी है कि अगर इनकी कुंडली में मजबूती नहीं रही तो कई बार इनके कारण से और इनके कमजोर होने के कारण से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से दूर जाना पड़ता है। मतलब क्या है, आपके पिता का धन, आपके पूर्वजों का धन, आपके जो संपत्ति जो आपके पिता अर्ज करके गए हैं वो मिलेगा कि नहीं आपको। आप दूर जाएंगे तो कोई उसे हड़प तो नहीं लेगा या फिर उस पे किसी और का अधिकार तो नहीं हो जाएगा। इस चीज से और इस संभावना से अपने आप को मुक्त कैसे करें, या इस डर से अपने आप को कमजोर क्यों ना होने दें, या कैसे अपने आप को इस चीज में मजबूती और विश्वास दिला सकते हैं कि नहीं मेरे पैतृक और पूर्वजों की संपत्ति सुरक्षित है, वो कैसे न कैसे आपके पास सट ही जाएगी। और एक बात बताता हूं, दरअसल समझने वाली बात यह है कि कुंडली में आखिर मंगल और शनि के मजबूत होने का क्यों ढूंढा जाता है भाई, कि शनि मंगल कमजोर हैं। अब एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सामने से आकर के बताता हूं, एकदम मैं आपके सामने बैठा हूं, यूं समझ लीजिए। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से, ध्यान देना यहां पे सभी लोगों की दृष्टि होनी जरूरी है, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से मंगल का संबंध बन जाता हो कहीं से भी, जैसे मान लीजिए यहां पे जो ग्रह बैठा है ना, अगर वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है या फिर वो मंगल जहां बैठे हैं उसके साथ उसका परिवर्तन हो रहा हो, या फिर किसी भी तरीके से आप अगर यहां पे मंगल देख लेते हो, यहां दृष्टि डाल लेते हो, या इस भाव का जो अधिपति है उसके साथ ही मंगल बैठ जाते हो तो और भी अच्छी बात है। तो कहना क्या चाहते हैं भाई नकुल पराशर जी, कि यह बात है कि अगर आपकी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव से शनि और मंगल का संबंध बन जाए तो आपको इस खतरे से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए कि आपकी पैतृक संपत्ति कोई दूसरा हड़प करके चुरा करके लेके नहीं जाएगा। ना ना ना, वो आपके पास ही सटेगी, उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। हाँ, और एक बात और है,
जो बता देता हूं। अगर जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति कहीं से भी, ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति नीच के हो जाते हैं, ध्यान से, और यही समझने वाली बात है कि अगर जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति कमजोर हो जाएंगे तो आपको पैतृक संपत्ति से दूरी भोगनी पड़ती है। हां, आपको पैतृक संपत्ति से दूरी या उसको पाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। पर वही बात अब इसके साथ और एक है जो आपको पहली बार पता चलेगी, मैं बता देता हूं। इधर आइए। जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति चाहे जो बनते हो, अगर उनका संबंध यहां से बन जाए ना, तो वो घूम फिर करके आपके पास ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी। हाँ, ये पक्की बात है। तो जरा समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो घबराने की बात नहीं है। पर घबराने वाली बात तब हो जाएगी जब छठे भाव के अधिपति कहीं भी किसी भी भाव में कमजोर, नीच के, अस्त होते हो तो पैतृक संपत्ति से दूरी बना देते हैं। अब वहां पे आपको यह ढूंढ लेनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में क्या शनि और मंगल का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है। और एक बात और बताता हूं, जरा साधने से समझिएगा कि अगर आपकी कुंडली में यहां पे मंगल शनि का प्रभाव हो रहा हो, बैठने नहीं, देखने का भी मात्र, बैठ जाते हो तब तो कोई हड़प नहीं सकता है, दूरी भले बनी रहेगी, पर अंत तक जीवन के अंतिम समय में आकर के वो आपके पास मिल ही जाता है, वो आपके ही थैले में वो भोग भोगना होता है। ये पक्की बात है और बड़ी चीजें ये समझने वाली हैं। किसी भी तरीके से अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का संबंध शनि और मंगल से बनता हो तो आपकी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति हड़प नहीं सकता है और ना ही आपको उसके लिए अपने आप को चिंता में रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? आपको समझ में तो आ रही है ना मैं जो बोल रहा हूं? यही बात समझ लीजिए बस कि यहां से संबंध बना शनि मंगल का, मतलब आप मजबूत हो गए हो। अब डरना नहीं है, मुक्त कर लो इस डर से। पर अगर छठे भाव के अधिपति जो कमजोर हुए तो निसंदेह यह समस्या बढ़ सकती है। अब इसमें एक बात और बता ही देता हूं, उसके लिए किसी अलग कार्यक्रम की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, वो बता देता हूं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। अगर इस भाव के अधिपति भी कमजोर पड़े तो मुश्किल है, फिर दिक्कत होगी, फिर आपको भागना पड़ेगा, विलंब की स्थिति बनती है। शनि मंगल राहु के तो यहां बैठ जाते हैं तो कई बार उसको मिलने से देर करते हैं। मिल जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि यहां बैठेंगे तो देखेंगे ना, तो मिल जाती हैं, पर हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए। तो उसमें आपको सजग हो जाना चाहिए। अगर यहां से शनि मंगल का संबंध ना बन रहा हो और पैतृक संपत्ति की लड़ाई चल रही हो या पैतृक संपत्ति पाने में कई लोग वहां पे अगर तुले हुए हों, या सरकार की संपत्ति है या किसी भी तरीके से जिसमें आपने अपना कुछ योगदान दिया है वो आप उस पर दावेदारी रखते हो, तो निसंदेह थोड़ी सी सजग होने की स्थिति है। और अगर यहां से बन रही है तो चुपचाप आराम करिए, कहीं जाने वाला नहीं है। मंगल की दशा जैसे आएगी आप एक्टिव हो जाना, आपको वो चीजें मिल जाएंगी। शनि की दशा जैसे आएंगी आप एक्टिव हो जाना, आपको वो चीजें मिल जाएंगी, कोई छीन नहीं सकता है आपको। ये परमात्मा का आशीर्वाद और पैतृक संपत्ति के प्राप्त करने का योग बनता है। क्लियर है? समझ में तो आ गई होंगी चीजें। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं और कई बार आप लोग लिख भी देते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में अभी आ गई, पर पता नहीं समझ में आती भी है कि ऐसे ही खाली लिख देते हो आप लोग। बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आती हैं तो। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। कल मैंने गीता जी के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक के बारे में बात कही थी। क्या कही थी? आज बात तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक की है। भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मेरी माता जी जो हैं वो मुझे इसी बात से चिढ़ाती हैं। गीता जी के तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वो मुझे जब भी जाता हूं तो वो मुझे यही बात कहती। कोई बात नहीं, आइए बताता हूं। दरअसल वहां पे ये बात कही गई है, गुण और कर्म के विभाग के आधार पर और भाग के आधार पर दो चीजों का निर्धारण होता है। आप कभी भी किसी कर्म को करने वाले होते हो तो कभी भी उसमें अपने अनुरक्ति को मत जागृत करना, और व्यक्ति को हमेशा ही किसी भी प्रकार के कर्मों को करने के बाद उससे स्वतंत्र विचारधारा अपना लेनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। उसके न तो गुणों के प्रवाह में अपने आप को बहाने की स्थिति में ले जाना चाहिए और न उसमें अपनी अनुरक्ति और आसक्ति या फिर उसके उस कर्म में अपना आकर्षण रखना चाहिए उसके बाद कि मैंने उतना किया था वो मिले। बस इतनी ही अर्थ की बात है। बहुत ज्यादा फंसाऊंगा तो फंस जाओगे आप। एक सवाल मैंने पूछा है, जरा विचार करिएगा। आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से कितने लोगों को और कितने लोगों के दिमाग में या मन को सर्दी लगी है? अभी लगना बाकी है क्या?
लगा लीजिए, मन को सर्दी ज़रूरी है, नहीं तो फंसे रहेंगे। हाँ, पक्की बात है। शुरू करते हैं, अब तो अंत करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।